Welcome back to my channel चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। चैप्टर नंबर 12 पर्सनैलिटी थेरीज हमारा स्टार्ट है। साइकोडायनेमिक थेरी बाय सिगमंड फ्रॉयड हम डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, इड, ईगो, सुपर ईगो, लेवल्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट, ओरल, एनल, फैलिक, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, आइडेंटिफिकेशन एंड सब्लिमेशन। ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे सिगमंड फ्रॉयड थ्योरी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक बार आउटलाइन देख लेते हैं ताकि अगर आज फर्स्ट टाइम कोई हमारा लेक्चर अटेंड कर रहा है तो उसको पता हो कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्ट पर्सनैलिटी थ्योरीज हमारा चैप्टर स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो लेक्चर कंटिन्यू है वो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पे है। फर्स्ट पे हम साइकोडायनेमिक थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फ्रॉयड की थ्योरी हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं वो मैंने अभी आपको इसी वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूंग की साइकोडायनेमिक थ्योरी। अब हम डिस्कस करने लगे हैं नियो फ्रॉडियन, फ्रॉयड से निकला है नियो फ्रॉडियन पर्सपेक्टिव। अब फ्रॉयड ने एम्फसाइज किया था अनकॉन्शियस सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करते हैं। ठीक है, जबकि नियो फ्रॉडियन कहते हैं कि अनकॉन्शियस का इतना रोल नहीं होता बल्कि कॉन्शियस और इंटरपर्सनल कॉजेज़ जो हैं ना वो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करते हैं। यूंग जो है वो बिलीव करता था कि पर्सनैलिटी इज़ गाइडेड बाय फ्यूचर गोल्स एज वेल एज बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, फ्यूचर गोल्स और पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। ठीक है, जबकि एडलर कहता है कि कंपटीशन फॉर पावर एंड एरिक्सन बिलीव करता है कि फेलियर टू मीट कल्चरल चैलेंजेस प्रोड्यूस मोस्ट एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, अब फर्स्ट पे यूंग है। यूंग कहता है क्योंकि कॉन्शियस जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करता है, जबकि एडलर कहता है कि कंपटीशन फॉर पावर पर्सनैलिटी बनाता है और एरिक्सन का बिलीव है कि कल्चरल चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं जब हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते तो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम टू न्यू फ्रॉडियन साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ यूंग एंड द सेकेंड वन इज़ एडलर। फर्स्ट वन इज़ कार्ल यूंग। यूंग जो है ना वो स्टार्ट में फ्रॉयड की थ्योरी को एक्सेप्ट करता था, लेकिन विद टाइम उसने ना इस थ्योरी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो इस बात से अग्री नहीं करता था कि रोल ऑफ सेक्सुअलिटी जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करती है। इस वजह से यूंग ने एक सेपरेट थ्योरी जो है वो डेवलप की जिसको एनालिटिकल साइकोलॉजी या एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, फ्रॉयड ने एम्फसाइज़ किया था कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है ना और कॉन्फ्लिक्ट वो लेटर ऑन जो है वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि यूंग बिलीव करता था कि ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किससे गाइड होती है, फ्यूचर गोल्स एज वेल एज पास्ट एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स की वजह से यूंग ने जो है ना वो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स बनाई जो कि डाइवर्ज फ्रॉम फ्रॉइड्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। यूंग ने फर्स्ट पे साइकिक एनर्जी की बात की थी। अगर इसकी स्पेसिफिक या एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो पोटेंशियल फोर्सेस विच परफॉर्म साइकोलॉजिकल वर्क, वो फोर्सेस जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिकल वर्क परफॉर्म करते हैं वो साइकिक एनर्जी होती है, जैसे परसीविंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विशिंग, विलिंग, अटेंडिंग एंड स्ट्राइविंग। ये सारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। जिस तरह ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग एंड परस्पायरिंग हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो साइकिक एनर्जी जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है या परफॉर्म करती है। अकॉर्डिंग टू यूंग बेसिक मोटिवेशन जो है ना वो साइकिक एनर्जी होती है और साइकिक एनर्जी हमें मोटिवेट करती है जिसकी वजह से हम परसीव करते हैं चीज़ों को, सोचते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, और यही चीज़ें मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। और जो इंडिविजुअल जिस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी होगी या फिर वो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। अब यूंग ने डिफ़ाइन किया है कि वो पर्सन जो अपनी एनर्जी जो है ना वो आउटसाइड वर्ल्ड पे इन्वेस्ट करता है ना तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है, और वो पर्सन जिसकी एनर्जी जो है वो इंटरनली चैनल्ड होती है ना वो इंट्रोवर्टेड पर्सन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, वो सोशल गैदरिंग में जाते हैं, हर इवेंट वो अटेंड करते हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन वो लोग जो लोग ज़्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घर के कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होती है।
और एक थर्ड पार्ट होता है जिसको एम्बिवेलेंट कहते हैं। एम्बिवेलेंट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जिसमें लोग जो है ना वो इक्वली एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। उनको सोशल काम करना भी पसंद होते हैं और वो अपने साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइकी है। यूं के अकॉर्डिंग 3 सेपरेट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन साइकी के। द ईगो, द पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव कॉन्शियस, ठीक है। जबकि फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पे बात की थी और उसने कहा था 3 सेपरेट पार्ट्स होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। अब फर्स्ट पे जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ साइकी हम देखते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास ईगो है। द ईगो, ईगो डील्स विद ऑर्डिनरी डे टू डे लिविंग, ठीक है। रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसमें ईगो हेल्प आउट करता है, ठीक है, सॉल्व करने में, ठीक है। जब पर्सनल अनकॉन्शियस की अगर बात करें तो पर्सनल अनकॉन्शियस में इंडिविजुअल के जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसकी जितनी मेमोरीज होती हैं ना वो पर्सनल अनकॉन्शियस में आएंगी। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या होता है कि वो एक्सपीरियंसेस जो हम अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं, ठीक है। पर्सनल अनकॉन्शियस में क्या है कि इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस होता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या होता है कि अपने एंसेस्टर से जो एक्सपीरियंसेस बंदा सीखता है ना वो सारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल Jung used his theory of the collective unconscious to explain how fears and social phobias can manifest in children and adults for no apparent reason, कि किस तरह से बगैर किसी रीज़न के सोशल फोबिया और fears जो हैं वो अडल्ट से चिल्ड्रन में मैनिफेस्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल फियर ऑफ डार्क, लाउड साउंड्स, ब्रिजेस और ब्लड में ऑल बी रूटेड इन दिस कलेक्टिव अनकॉन्शियस ड्यू टू एन इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेट, ठीक है। इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेट की वजह से हो सकता है कि पेरेंट्स में जो है वो फियर ऑफ डार्क हो, लाउड साउंड से उनको इश्यू हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में भी या बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं और फिर बच्चों में भी वो डर जो है वो रहता है। कार्ल यूंग ने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है वो आर्कीटाइप का है। आर्कीटाइप की अगर डेफिनेशन देखें तो आर्कीटाइप्स आर यूनिवर्सल इनबॉर्न मॉडल्स ऑफ पीपल, behaviors and personalities that play a role in influencing human behavior। वो इनबॉर्न मॉडल्स ऑफ पीपल होते हैं जिसमें behaviors भी आते हैं, personalities भी आती हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं और ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं या बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। तो आर्कीटाइप को आप इस तरह से भी ले सकते हैं जिस तरह से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर मॉडल हो, आइडियल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है या मेरा बहन भाई जो है या मेरे फ्रेंड जो है वो एक लवर है, तो उसका गोल क्या होगा कि वो रिलेशनशिप बनाता है लोगों के साथ और उसके पास स्किल क्या होगी कि वो इजीली फ्रेंडशिप कर लेता है सबके साथ। अब अगर हम कहते हैं कि कोई बंदा जो है वो बहुत इनोसेंट है तो इसका मतलब क्या है, उसका गोल क्या है कि वो हमेशा हैप्पी रहता है और स्किल उसके पास क्या है, ओपन माइंडेड वो पर्सन होगा। इसी तरह अगर कोई क्रिएटर है तो हम कहेंगे कि इसके पास क्या स्किल है कि ये इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर लेता है और इसका गोल क्या होगा कि वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो इनोवेट करता है। तो मतलब क्या हुआ कि आर्कीटाइप जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताता है किसी भी पर्सन की ऑब्जेक्ट की। जिस तरह एक पर्सन को हमने कह दिया कि वो लवर है और दूसरे पर्सन को हमने कहा इनोसेंट है और किसी थर्ड पर्सन को हम कह देते हैं कि वो क्रिएटिव है क्योंकि वो नई-नई चीज़ें जो है वो इनोवेट करता है, उनका इनिशिएटिव लेता है। इन सिंपल वर्ड्स, लवर पर्सनैलिटी, क्रिएटिव पर्सनैलिटी एंड इनोसेंट पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पर्सोना का है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइवेट लाइफ में हम अलग जो है वो बिहेव करते हैं जबकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूंग्स थ्योरी वाज हिज एम्फेसिस ऑन हाउ पीपल स्ट्रगल विद अपोजिंग फोर्सेस विद इन देम। फॉर एग्जांपल देयर इज स्ट्रगल बिटवीन द फेस और मास्क वी प्रेजेंट टू अदर्स एंड द प्राइवेट और पर्सनल सेल्फ, ठीक है, कि फेस और मास्क में स्ट्रगल होती है, ठीक है। एक पर्सोना होता है जिसको हम कहते हैं जो हम दूसरों को प्रेजेंट करते हैं और एक हमारी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ होती है। इफ़ पीपल एम्फसाइज द पर्सोना टू मच देयर मे बी अ लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ। अगर लोग जो है वो मास्क को या जो बिहेवियर दूसरों के सामने रखते हैं उस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करने लग जाएं तो फिर इंसान जो है वो अपना सेल्फ जो है ना वो भूल जाता है। एंड आर डाउटिंग अबाउट हु दे आर, ठीक है, और उनको इस बारे में शक होना शुरू हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो असल में क्या हैं।
On the other hand, the persona as expressed in social roles and customs is a necessary part of living in society। ठीक है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि persona जो है ना वो social roles प्ले करने के लिए important भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चला रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम फॉर्मली बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम घर पे हैं तो घर पे हम फॉर्मली बिहेव नहीं करते, हम इनफॉर्मली बिहेव करते हैं और हम सिंपल वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं और कहीं पे हमारा सॉफ्ट बिहेवियर भी होता है, क्योंकि हमने सर्वाइव करना होता है, ठीक है? फैमिली के साथ तो हम स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकते और ना ही उनसे रूडली बिहेव करते हैं और जबकि कभी-कभी ऑर्गेनाइज़ेशंस में ऐसा होता है कि हमें एटीट्यूड शो करना होता है। अभी हमने बात की थी अगर हम पर्सोना पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें तो लॉस ऑफ सेल्फ हो जाता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो है उसको स्कूल में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन वही टीचर घर में आके अपने बच्चों से भी अगर स्ट्रिक्टली बिहेव स्टार्ट करने लग जाएगा, तो वो ये भूल जाएगा कि वो एक मदर भी है और उसको मदर का रोल प्ले करना है और मदर जो है वो सॉफ्ट हार्टेड होती है और लविंग होती है। ठीक है? तो इस तरह से उसने कहा कि जो लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं पर्सोना पे वो लॉस ऑफ सेल्फ हो जाता है, उनका स अपनी पर्सनैलिटी को वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन पर्सनैलिटी। यूँ के अकॉर्डिंग स्ट्रगल होती है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पार्ट्स के बारे में, ठीक है? मेल में जो है वो फेमिनिन पार्ट होता है जिसको एनिमा कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है और फीमेल में मैस्कुलिन पार्ट होता है जिसको एनिमस कहते हैं, ठीक है? अगर ये दोनों इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दें तो वो दूसरे काम जो है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़ीमेल है और फ़ीमेल के क्या काम होते हैं कि घर का ख़्याल रखना, घर के काम-काज करना, खाना पकाना और कपड़े वग़ैरह धोना, ठीक है? लेकिन उसकी लाइफ़ में ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि उसको बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन अगर घर के मेल आउट ऑफ सिटी हैं, घर पे नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं, तो अब वुमेन को वहाँ पे ग्रोसरी भी करनी पड़ सकती है। उसको बाहर से जो है कुछ ना कुछ भी लाना पड़ सकता है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर एक फ़ीमेल है, वो सारा दिन जो है वो अपने घर के काम-काज करती रहती है, लेकिन बाहर के कामों पे ध्यान नहीं देती, फ़ोकस नहीं करती या नहीं करती, तो फिर एक टाइम आता है कि वो बाहर जाने में उसको जो है वो हिचकिचाहट होगी, वो बाहर जाने से पहले 10 बार सोचेगी, ठीक है? इसी तरह अगर मेल है तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अगर उसकी फ़ीमेल घर पे ना हो, तो वो अपने काम खुद कर सके। लेकिन अगर वो बीच-बीच में वक़्तन-फ़वक़्तन घर के कामों में हाथ ना बटाए या घर के थोड़े बहुत काम-काज ना करे, तो अगर मुश्किल में उसको ये काम करने पड़ जाएँ, तो फिर वो इस टास्क को अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता, बल्कि वो स्ट्रेसफुल उसकी लाइफ़ हो जाएगी और हो सकता है कि जब वो काम ना कर पाए, तो फिर वो एग्रेसिव हो जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूंग ने जो दिया है वो इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन है, ठीक है? और एक्सट्रीम केसेस की इसने बात की है कि इन केस ऑफ इंट्रोवर्जन द पर्सन्स बेसिक ओरिएंटेशन इज इनर टूवर्ड्स द सेल्फ। इंट्रोवर्ट पर्सन जो है ना वो इनर सेल्फ की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, अपनी ऑन पर्सनैलिटी की तरफ, ठीक है? द इंट्रोवर्टेड टाइप इज हेसिटेटेड, रिफ्लेक्टिव एंड कॉशियस। In case of extroversion, the person's basic orientation is outward toward the outside world. The extroverted type is socially engaged, active and venturesome. ठीक है? इंट्रोवर्टेड जो पर्सनैलिटी होती है ना वो सिर्फ अपने साथ खुश रहते हैं, वो बिहाइंड द स्टेज अच्छी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है? जबकि एक्सट्रोवर्ट जो हैं उनका फ़ोकस क्या होता है आउटसाइड द वर्ल्ड, दुनिया की तरफ ज़्यादा उनका फ़ोकस होता है, वो ज़्यादा सोशल होते हैं, गैदरिंग्स में ज़्यादा जाते हैं और जो पार्टीज़ वगैरह जो हैं उन पे अटेंड करना उनको अच्छा लगता है, ठीक है? और ज़्यादा फ्रेंड्स भी बनाते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट जो हैं वो थोड़े बहुत शाय होते हैं और ख़ुद के साथ वो ज़्यादा वक़्त स्पेंड करते हैं और अच्छे स्पीकर की निस्बत अच्छे राइटर ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो अच्छे राइटर की निस्बत अच्छे स्पीकर ज़्यादा हो सकते हैं। Next concept is dream analysis. Jung felt that dreams are much more complicated than Freud would have had बिलीव्ड, ठीक है? यूँ कहता है कि जो ड्रीम्स हैं ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जबकि फ्रॉइड ने क्या कहा था कि ये जो ड्रीम्स जो हैं वो हैं कि रॉयल रोड हैं टुवर्ड्स अनकॉन्शियस, ठीक है? कि ड्रीम्स जो हैं वो हमें इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में बताते हैं। जब हम फ्रॉइड की थेरेपी पढ़ेंगे ना, अभी हम फ़िलहाल थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब थेरेपी पढ़ेंगे ना तो फिर उसमें हम ड्रीम एनालिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है जिसके ज़रिए जो है वो
यूंग ने डाटा कलेक्ट किया था और अबाउट बिहेवियर इन मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि एक वर्ड आप बोलते हो और इमीडिएटली जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा होता है माइंड में आपने बताना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कैट, तो नेक्स्ट पर्सन फ़ौरन से क्या कहेगा, मियाऊँ, क्योंकि कैट जो है वो मियाऊँ करती है। इसी तरह डॉग है तो वो बार्किंग करता है। तो इस तरह से करके ना वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ज़रिए इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। ही फेल्ट दैट टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू रिस्पॉन्ड एट ऑल। एक इंडिविजुअल जो है अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्ड करने में, इंडिकेटेड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट वाज़ ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ तो वहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी को जो है ना वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन है ना, उसको जैसे ही हम कहेंगे कैट तो वो फ़ौरन से मियाऊँ कहेगा, ठीक है? तो उसको पता होगा कैट जो है वो मियाऊँ करती है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब है, तो जब हम उसको कैट कहेंगे तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं हेसिटेट होगा, या फिर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड हम अगर उसके लिए यूज़ करेंगे तो वो उसको आंसर करने में उसको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब है और फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो है उसके ब्लॉक होंगे। यूंग ने 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस बताए हैं कि किस तरह से लोग जो है वो वर्ल्ड के साथ डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूशन। थिंकिंग एंड फीलिंग आर रैशनल फंक्शंस दैट पीपल यूज़ टू इवैल्यूएट देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। थिंकिंग और फीलिंग को यूज़ करते हुए इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करता है और ये रैशनल होते हैं। इंडिविजुअल इसकी लॉजिक्स देता है, लॉजिकल होते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस। थिंकिंग के ज़रिए इंडिविजुअल जज भी कर सकता है और डिसीजंस भी लेता है, जबकि फीलिंग जो है वो डिटरमाइन करती हैं वेदर एन एक्सपीरियंस इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। ऑब्वियसली जब बंदा हैप्पी है तो इसका मतलब क्या है, वो प्लेजेंट कोई इन्वायरमेंट है इसीलिए हैप्पी है, और अगर इन्वायरमेंट प्लेजेंट नहीं है तो उसकी फीलिंग क्या होंगी, अनप्लेजेंट होंगी। Sensing and intuiting are irrational functions because they are not used to evaluate. Sensing is simply the experiences produced by stimulation of sense organs. ठीक है, सेंसिंग क्या है, सिंपली जो सेंस ऑर्गन कान से, आँखों से हम जो देख रहे हैं, कानों से जो हम सुन रहे हैं, उसी को हम सेंस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एंड देन ब्रेन उसको जाके इंटरप्रेट करेगा। इंट्यूटिंग डजंट अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बट rather from an internal source. Intuitive thinking means going with one's first instinct and reaching decisions quickly based on automatic cognitive processes, ठीक है। हम अक्सर क्या कहते हैं, यार मेरी छठी हिस्स ये कह रही थी इस वजह से मैंने ये किया, ठीक है। तो इंट्यूशंस होती हैं, छठी हिस्स होती है, ऑटोमेटिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं और फिर हम लोग रिएक्ट करते हैं। इस वजह से यूंग ने कहा कि इंट्यूटिंग डजंट अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बट रदर फ्रॉम एन इंटरनल सोर्स। अपनी थॉट्स को यूज़ करते हुए हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या जजमेंट बनाते हैं। सम अप करते हैं, समराइज़ करते हैं, तो स्टार्ट में जो है वो यूंग जो है वो इंटरेस्टेड था फ्रॉइड की थ्योरी में, लेकिन लेटर ऑन उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और डिसएग्री किया कि रोल ऑफ सेक्सुअलिटी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। फिर इसने अपनी एनालिटिकल साइकोलॉजी को जो है वो डेवलप किया एंड कलेक्ट डाटा अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है। इन शॉर्ट, कार्ल यूंग्स एनालिटिकल पर्सनैलिटी थ्योरी includes not only a personal unconsciousness but also a collective unconsciousness shared by all human being, ठीक है। इसने सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस पे फोकस नहीं किया, बल्कि यूंग ने जो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे भी फोकस किया है। द गोल ऑफ अ हेल्दी पर्सनैलिटी इज टू अचीव इंडिविजुएशन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी आर fully developed and harmoniously integrated. Jung identified 8 psychological types of personality. और यूं के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सनैलिटी वो होती है जो फुली डेवलप्ड होती है और हारमोनियसली इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है। सो ये सारी यूंग की थ्योरी थी जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें हमने साइकिक एनर्जी की बात की है, स्ट्रक्चर ऑफ साइकी की बात किया है, ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे हमने डिस्कशन किया, आर्कीटाइप पे बात किया, पर्सोना डिस्कस किया, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी की बात की, ड्रीम एनालिसिस डिस्कस किया एंड देन लास्ट में हमने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे बात की थी। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।